Hello students, in last video we have taken information about reflex action. तो हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देखी है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन इज नथिंग बट द क्विक ऑटोनोमस एक्शन और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई. इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हमारा बॉडी किस प्रकार से ऑटोमेटिकली या फिर किस प्रकार से स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्स देता है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन. अब कल के लेक्चर में हमने ये भी देखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन के दो प्रकार हैं. अगर ब्रेन इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, तो वो बेसिस के ऊपर हमने उसके दो टाइप्स देखे थे. और इसके अलावा हमने अनकंडीशनल कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी देखा है. और दो टाइप्स होते हैं, वेदर वेरी सिंगल और मोर देन वन सिनेप्सिस आर इन्वॉल्व. तो उस बेसिस पे एक सिनेप्स इन्वॉल्व हो रहा है, सिनेप्स दैट मीन्स दो न्यूरॉन्स के बीच में का जो जंक्शन है वो, तो सिंगल सिनेप्स है या फिर मोर देन वन सिनेप्सिस है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगेन रिफ्लेक्स एक्शन के हम दो प्रकार कह सकते हैं. सबसे पहला जो प्रकार है उसे कहेंगे मोनोसिनेप्टिक. उसके नाम से ही पता चलता है, मोनो दैट मीन्स वन, सिंगल. तो ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जहां पर सिंगल सिनेप्स इज इन्वॉल्व इज नोन एज मोनोसिनेप्टिक. तो नर्व इम्पल्सेस पासेस थ्रू अ सिंगल सिनेप्स, तो उसे हम कहेंगे मोनोसिनेप्टिक. यहाँ पर जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स का कोई भी रोल नहीं है. दैट्स व्हाई यहाँ पर देखो मैंने लिखा है इंटर न्यूरॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व. यहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉलीसिनेप्टिक, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, तो मोर देन वन सिनेप्सेस आर इन्वॉल्व. जब एक से ज्यादा सिनेप्सेस इन्वॉल्व होते हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीसिनेप्टिक. दैट मीन्स नर्व इम्पल्सेस पासेस थ्रू मेनी सिनेप्सेस. और यहाँ पर जो इंटर न्यूरॉन्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर यहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में के इंटर न्यूरॉन्स. और ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूरॉन्स है, इंटर न्यूरॉन्स है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिनेप्सेस यहाँ पर पाए जाएंगे. तो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन को हम कहेंगे पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन. तो ये सब हो गया बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. अब रिफ्लेक्स एक्शन एग्जैक्टली होता कैसे है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स आर्क. तो रिफ्लेक्स आर्क की मदद से रिफ्लेक्स एक्शन होता है. तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे. ये पाथवे है बाय विच द रिफ्लेक्स एक्शन इज टेकिंग प्लेस. जिस पाथवे से, जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क. तो रिफ्लेक्स आर्क इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन का जो यूनिट है वो है रिफ्लेक्स आर्क. तो क्योंकि कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क के बिना होने वाला नहीं है, कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क के बिना कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज रिफ्लेक्स आर्क. एंड कोई भी रिफ्लेक्स आर्क हो, वो रिफ्लेक्स आर्क कुछ कंपोनेंट से बना है. देयर आर सम कंपोनेंट्स आर देयर. वो कंपोनेंट्स का मिलके आपका रिफ्लेक्स आर्क होता है. रफली अगर हम देखते हैं तो 5 वहां पर आपको कंपोनेंट दिखेंगे. वो 5 कंपोनेंट्स का मिलके आपका रिफ्लेक्स आर्क होने वाला है. और आपके रिफ्लेक्स आर्क की मदद से आपका रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होने वाला है. तो इसलिए जरा ध्यान दीजिए कि कंपोनेंट्स क्या है रिफ्लेक्स आर्क के. तो सबसे पहला होता है रिसेप्टर ऑर्गन. रिसेप्टर ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जो क्या कर रहे हैं, इंपल्सेस को रिसीव कर रहे हैं. सेंस ऑर्गन हो गया या फिर जो भी ऑर्गन इंपल्सेस को रिसीव कर रहा है उसे हम कहेंगे रिसेप्टर. देन सेंसरी न्यूरॉन्स, मतलब ऐसे न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन को पास करेंगे फ्रॉम योर रिसेप्टर ऑर्गन टू दी सीएनएस.
रिसेप्टर ऑर्गन से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो भी इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है वो न्यूरॉन्स को हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। वहां पर जाने के बाद में वो जो इम्पल्सेस है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, उसे एनालाइज किया जाएगा और वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के द्वारा। इसलिए थर्ड जो कंपोनेंट है वो है इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। अब इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के बाद में वो जो इंफॉर्मेशन है अब किस ऑर्गन के पास जाएगा, तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मोटार न्यूरॉन्स। तो मोटार न्यूरॉन्स is nothing but the fourth component of reflex arc, and motor neurons are responsible for carrying the impulses from CNS to body parts या फिर from CNS to effector organ। जिस ऑर्गन के ऊपर आपका असर दिखता है उसे हम कहते हैं इफेक्टर ऑर्गन। तो रिसेप्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन, तो ये 5 कंपोनेंट्स का मिलके आपका बनने वाला है रिफ्लेक्स आर्क। आपके रिफ्लेक्स आर्क का मिलकर बनेगा रिफ्लेक्स एक्शन, या फिर आपके रिफ्लेक्स आर्क की वजह से होने वाला है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज कि आप ड्राइव कर रहे हो, आप कार चला रहे हो, वैसे आपका अभी एज नहीं है कार चलाने का, लेकिन सपोज कि आप कार चला रहे हो, चलाते चलाते आपने देखा कि अचानक से आपके कार के सामने कोई आ गया है। सडनली आपने ब्रेक अप्लाई किया, आपने स्टीयरिंग को थोड़ा सा टर्न कर दिया। उसी प्रकार से हो सकता है कि आपके मुंह से भी कुछ शब्द अपशब्द निकल सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू हो रही है। जब आप ड्राइव कर रहे हो, आपने देखा कि आपके कार के सामने कोई आ रहा है, दैट मीन्स आपकी आंखों ने वो जो इम्पल्सेस है उसको रिसीव किया। मतलब यहाँ पर आंखें जो है वो काम कर रही है रिसेप्टर ऑर्गन का। अब वो इंफॉर्मेशन को आंखों से सीएनएस की तरफ लेकर जाने के लिए आपके सेंसरी न्यूरॉन्स ने यहाँ पर मदद की है, वहां पर इंटरप्ट किया गया और अब वो जो इम्पल्सेस है, वो जो ऑर्डर है सीएनएस का, वो आपके ऑर्गन्स के पास जाएगा। तो वो लेकर जा रहे हैं आपके मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स आपके इंफॉर्मेशन को लेग्स के पास लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप आपके लेग से ब्रेक अप्लाई करने वाले हो। हाँ, हैंड ब्रेक भी होता है, लेकिन इमीडिएट रिएक्शन में आप आपके जो लेग्स हैं वो लेग्स को यूज करके ब्रेक अप्लाई करोगे, स्टीयरिंग को टर्न करने की आप कोशिश करोगे। तो यहाँ पर हैंड्स हो गए, मसल्स ऑफ हैंड, मसल्स ऑफ लेग्स, आपके मुंह से जो कुछ वर्ड्स निकल रहे हैं वो मसल्स ऑफ माउथ। तो ये सारी चीजों को आप कहोगे इफेक्टर ऑर्गन, और ये सबका मिलके बनने वाला है आपका रिफ्लेक्स आर्क। और इसका रिफ्लेक्स आर्क की वजह से जो एक्शन हो रहा है उसे आप कहोगे रिफ्लेक्स एक्शन। सो इज इट क्लियर? So reflex action is taking place with the help of reflex arc. That's why we can say reflex arc is nothing but the unit of reflex action which is made up of 5 components. और ये सारे components जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, जब proper coordinate करके काम करते हैं, तो ही रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसमें से किसी भी कंपोनेंट में अगर गड़बड़ है तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। आनंद भाई बन सकते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन जा तो रहा है रिसेप्टर ऑर्गन से, लेकिन आपका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। तो अब देखिए फंक्शंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसका पाथवे क्या है, वो सब हमने देखा है। अब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला फंक्शन अगर हम देखते हैं तो हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्स इन अ क्विक वे। तो एनिमल्स अगर हम देखते हैं प्लांट्स के कंपेयर में बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो क्विक रिस्पॉन्स जो है दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से हो रहा है। तो टू रिस्पॉन्ड इन अ क्विक वे this reflex action is helping organism, then इसके से survival chances of organisms are enhanced। मतलब ऑर्गेनिज्म के जो सर्वाइवल चांसेस है वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से बढ़ जाते हैं। अगर आपने गलती से किसी चीज को छू लिया, या फिर कहीं से ऐसी तार है जिसमें से करंट पास हो रहा है और गलती से आपने टच कर लिया और आपको पता चल गया कि भाई इसमें से जो है करंट पास हो रहा है, इससे जो शॉक लग रहा है, तो दूसरी बार आप वहां पर नहीं टच करोगे। तो इससे या फिर इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज हेल्पिंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, और सर्वाइवल चांसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर
एनहांस बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, देन हमारे बॉडी के अंदर हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना ये रिफ्लेक्स एक्शन का बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के बाहर क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो है कुछ प्लान आउट करता है, या फिर उसके हिसाब से ही ऑर्गेनिज्म जो भी चीज़ें हैं वो करता है। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म को इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में जागरूक करने का काम भी जो है और रिफ्लेक्स एक्शन करने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन, और ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन का फंक्शन। तो बच्चों हमने रिफ्लेक्स एक्शन देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हो रहा है रिफ्लेक्स आर्क की मदद से, और जब रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क की मदद से होता है तो वहां पर इम्पल्सेस का कंडक्शन होता है। अब हमें और डिटेल में देखना है कि एक्चुअल में जो इम्पल्सेस है वो कैसे जनरेट होते हैं और उनका कंडक्शन कैसे होता है। इसलिए अब हम देखने जा रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्सेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं पहले वो हमें देखना है। जैसे कि हमें पता है कि इम्पल्सेस जो है वो केमिकल के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। दैट्स व्हाई हम कहेंगे इम्पल्सेस ट्रांसमिशन इज इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर। तो ये जो ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होता है, और वो कैसे होता है अब अब वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एंटायर इम्पल्सिव जनरेशन का प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में हो रहा है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो स्टेप को हम कहेंगे रेस्टिंग फेज ऑफ न्यूरॉन, या फिर पोलराइज स्टेज कहेंगे। मतलब ऐसा स्टेज जहां पर इम्पल्सेस पास नहीं हो रहे हैं उसे हम कहेंगे पोलराइज स्टेज, या फिर उसी को हम कहने वाले हैं रेस्टिंग फेज। फिर उसके बाद में सेकेंड जो फेज आता है दैट इज नोन एज डीपोलराइज स्टेज। मतलब स्टेज पोलराइज के अपोजिट का ये जो स्टेज है इसे हम कहेंगे डीपोलराइज स्टेज। मतलब यहाँ पर इम्पल्सेस जो है वो पास हो रहे हैं थ्रू दी नर्व फाइबर्स। न्यूरॉन्स में से नर्व फाइबर में से जब इम्पल्सेस पास होते हैं तो उसे हम कहने वाले हैं डीपोलराइज स्टेज, और जब नहीं पास होते हैं तो उसे हम कहने वाले हैं पोलराइज स्टेज। जैसे ही इम्पल्सेस वहां से पास हो जाते हैं तो फिर से जो स्टेज आता है उसे कहा जाता है रीपोलराइज स्टेज। सो पोलराइज स्टेज, देन डीपोलराइज स्टेज एंड अगेन रीपोलराइज स्टेज। ऐसे ये पूरा चक्र चलते रहता है, और इसकी बदौलत हमारे जो नर्व्स है उसमें से इम्पल्सेस पास होते रहते हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस या फिर कुछ चेंजेस, आयनिक चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस स्टेजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हो रहा है रेस्टिंग फेज में। जब न्यूरॉन जो है वो किसी भी प्रकार का इम्पल्स पास नहीं कर रहा है तो उस वक्त क्या हो रहा है हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब न्यूरॉन किसी भी प्रकार का इम्पल्स पास नहीं कर रहा है तो वो स्टेज को कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर रेस्टिंग न्यूरॉन। और उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट हुआ है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहने वाले हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस इन फाउंड in neuron when it is not conducting any kind of impulses। तो during this stage क्या होता है एग्जैक्टली सपोज कि ये आपका न्यूरॉन है, ये आपका नर्व फाइबर है। तो एट दैट टाइम जो नर्व फाइबर्स है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज मोर इन एक्सोप्लाज्म। मतलब न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सोडियम आयंस। सोडियम आयंस के कंपेयर में पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है, तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप होता है। मतलब 3Na जब बाहर जाते हैं तो 2K दैट मीन्स 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं जिसे हम कहेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। और यहाँ पर इसकी वजह से जो
रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन डेवलप होता है वो नियर अबाउट होता है -70 MV। तो ये जो इतना कम जो वोल्टेज है यहाँ पर कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए न्यूरॉन्स यहाँ पर किसी भी प्रकार का इम्पल्स पास नहीं कर रहे हैं। और हम कहने वाले हैं कि जो न्यूरॉन है वो रेस्टिंग फेज में है। और यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि जो गेट होता है, मतलब सोडियम के लिए, अब जो सोडियम आयंस के लिए अब जो एक्सोप्लाज्म का गेट है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। वहां पर आयन जो है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आ रहे हैं। तो ये स्टेज हो गया रेस्टिंग फेज, या फिर यहाँ पर ही इसे हम कहेंगे पोलराइज स्टेज। अब नेक्स्ट जो स्टेज है उसे हम कहेंगे डीपोलराइज स्टेज। अब जैसे ही इम्पल्सेस रिसीव किया जाता है नर्व फाइबर से, तो वैसे ही जो सोडियम का जो गेट था वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सोडियम के लिए गेट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डेवलप होगा एक्शन पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर। और मिनिमम अमाउंट ऑफ इम्पल्सेस which are required or minimum amount of stimuli required to stimulate the neuron, उसे एक टर्म दिया गया है, उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, जिसकी वजह से न्यूरॉन जो है वो आपके डीपोलराइज स्टेज में जाएंगे। तो when electric impulse is applied at that time what will happen, सोडियम के लिए जो गेट है वो ओपन हो जाएगा और सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा था कि सोडियम बाहर जा रहे थे, जिसकी वजह से आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन, आउटसाइड ऑफ नर्व फाइबर जो एनवायरमेंट था वहाँ पर पॉजिटिव था, इनसाइड निगेटिव। अब इसके उल्टे हो जाएगा, सोडियम आयन अंदर आने की वजह से अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर का जो है वो निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल या फिर डीपोलराइज एक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप हो जाता है नियर अबाउट 30 MV। और इतना ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से यहाँ पर से जो इम्पल्सेस है वो इजीली पास होते हैं और हम कहते हैं कि इम्पल्स नर्व में से पास हो गए। जब ये इम्पल्सेस पूरी तरीके से पास हो जाते हैं तो सडनली देयर विल बी अगेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल बी रिस्टोर्ड। और अब हम कहेंगे कि जो न्यूरॉन है वो रीपोलराइज स्टेज में चला गया है। मतलब यहाँ से फिर से वो कहानी स्टार्ट हो जाएगी, फिर से सोडियम के लिए जो गेट है वो बंद हो जाएगा, फिर से पोटेशियम बाहर जाएगा। सो इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो ये सारे प्रोसेस को हम कहेंगे कंडक्शन, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। सो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इज टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप्स। वेरी फर्स्ट स्टेप को हम कहेंगे पोलराइज स्टेप, फिर उसके बाद में डीपोलराइज एंड रीपोलराइज स्टेज। तो ऐसे 3 स्टेजेस में ये पूरा प्रोसेस होने वाला है और ये पूरे प्रोसेस के वजह से जो इम्पल्सेस है वो प्रॉपरली हमारे बॉडी के अंदर कंडक्ट होंगे। इसलिए यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर सोडियम आयन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कंडक्शन। कंडक्शन के लिए यहाँ पर सोडियम आयन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।